हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विषय में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का यह दंतुरित मुस्कान और फसल दो कविताओं को, जिसमें कि पहले मैं दंतुरित मुस्कान को आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाद में फसल कविता को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं और सभी बच्चे परेशान हैं कि किसी तरीके से कविताओं का भावार्थ हमें समझ में आ जाए। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लास में हैं तो इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। तो ये जो कविता है लिखी है नागार्जुन ने, और नागार्जुन यहाँ पर छोटे बच्चे की दांतों के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई जब छोटा शिशु या बच्चा जन्म लेता है और जब उसके नए नए दांत निकलते हैं तो उसकी जो मनमोहक मुस्कान है वो इतनी प्यारी होती है कि किसी को भी वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और एक तरीके से लेखक ये भी कहना चाह रहा है कि जो लोग जिंदगी से बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं, जो जीना ही नहीं चाहते, तो उनमें भी जीने की जो जिजीविषा है वो बच्चे के दंतुरित मुस्कान मतलब प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो निकले हुए दांत हैं उनके कारण जिजीविषा या जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का पहला वाला भावार्थ। देखते हैं मैंने क्या पहला वाला भावार्थ लिखा है, उसका अर्थ हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ नागार्जुन कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कि एक छोटे बच्चे के दांतों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जब वो छोटे छोटे दांतों से कोई बच्चा हंसता है तो उसकी हंसी कितनी प्यारी लगती है। और वो हंसी इतनी प्यारी होती है कि वो किसी मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मरे हुए में भी जैसे कि जीवन डाल देगी। मीन्स यहाँ का सार ये निकलेगा कि किसी उदासीन व्यक्ति जो जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हो, उदास हो चुका हो, उसमें भी जीने की इच्छा को डाल देगी। कैसी मुस्कान? जो दंतुरित मुस्कान है, छोटे से बच्चे की मुस्कान है, उसके लिए कवि नागार्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर है धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। धूलि धूसर मतलब धूल में, धूसर मतलब सने हुए, तुम्हारे मतलब तुम्हारा, ये गात तुम्हारा ये जो धूल से सना हुआ शरीर है, यह ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कवि को, नागार्जुन को, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पे जल लिखना मैं भूल गई फ्रेंड्स, जलजात पूरा शब्द है, जलजात। तो यहाँ नागार्जुन को लगता है कि तुम्हारे धूल में सने हुए शरीर को यानी गात को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरी झोपड़ी में खिल रहा जलजात। जलजात जो है कमल का पर्यायवाची है। ऐसा लग रहा है कि कमल आज मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। मतलब कवि को वो बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक लग रही है कि उसको वो बच्चा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कमल मेरी ही झोपड़ी में आकर के खिल गया हो। अगली लाइन देख लेते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। परस पाकर मतलब पत्थर भी तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हें छू करके, जब पत्थर भी, जब तुमने पत्थर को छुआ होगा, सॉरी मैं थोड़ा सा, पत्थर को जब तुमने छुआ होगा तो वो पत्थर भी जो है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब जो कठिन पाषाण कठोर पत्थर है वो भी पिघल करके जल के समान बन गया होगा। बिल्कुल जो है बहुत निर्मल कोमल और बिल्कुल शांत बिल्कुल बन गया होगा, जो कि कठिन पत्थर से तो हम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जल से हम उम्मीद कर सकते हैं। सबकी प्राणों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पत्थर भी तुमसे स्पर्श पाया होगा तो निश्चित ही वो भी जल के समान एकदम शांत और निर्मल बन गया होगा। मतलब जल के समान ही वो भी बन गया होगा। फिर है छू गया तुमसे कि झरने लगे सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ पे इसका अर्थ ऐसे लेंगे कि चाहे वो बांस का पेड़ था या बबूल का पेड़ था, और वो जब तुमसे छू गया होगा, जब तुमसे बांस या बबूल का पेड़ छुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? ऐसा लगा होगा जैसे झड़ने लगे सैफालिका के फूल। मानो बांस से, और दूसरा वाला पेड़ है यहाँ पे बबूल, बांस और बबूल में से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो।
अमूमन होता क्या है, बांस और बबूल में कभी भी फूल तो आते नहीं है, तो यहाँ पे शेफालिका के फूलों का वर्णन किया है। मीन्स लेखक को बच्चे की मुस्कान बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये तो पहले वाले काव्यांश का अर्थ। चलिए देखते हैं दूसरा वाला काव्यांश नागार्जुन जी ने क्या लिखा है। दूसरा है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। यहाँ पे जब बच्चे की मुस्कान इतनी प्यारी थी तो कवि उस बालक को देख करके बोलते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जब कोई छोटा बच्चा होता है, कोई अपरिचित हमारे घर में आता है तो वो एकटक उन्हें निहारता रहता है क्योंकि कोई परिचय होता नहीं है। तो यही बात नागार्जुन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब तुमने मुझे नहीं पहचाना और देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलकें झपकाए। तो तुम मुझे बिना पलके झपकाए ही देख रहे हो या देखते रहोगे, और थक गए हो आंख फेर लूं मैं। मतलब अब तुम मुझे अपरिचित को देखकर लगातार ही अनिमेष मतलब बिना पलके झपकाए देख रहे हो, तो तुम थक गए होगे, तो क्या मैं अपनी नजरें फेर लूं। ये बात कवि जो है अपने मन में ही सोच रहा है। फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर पहली बार मैं तुम्हारे घर आया और मेरा तुमसे कोई परिचय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और इसमें जो समझने वाली बात है वो नागार्जुन ये कह रहे हैं, यदि तुम्हारी माँ न बनी, माँ न माध्यम बनी होती आज। यहाँ पे लिख के कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम पहली बार मुझसे मिले हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो माँ आज तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम का काम ना करती तो मैं न दे सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। मतलब अगर तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में माध्यम का काम ना करती तो मैं ना तो तुम्हें देख पाता और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का ही मैं आनंद ले पाता। मतलब यहाँ पे कवि के कहने का भाव है कि माँ की साड़ी के मतलब जहाँ पे माँ खड़ी है, माँ के ही पीछे ओट में खड़ छुप करके बच्चा खड़ा है और कनखटियों से झांक झांक करके कनखियों से लेखक को देख रहा है। तो लेखक यही मानता है कि माँ ही माध्यम बनी और उस माँ के माध्यम से ही वो उस बच्चे की हंसी को देख पाया और उस बच्चे को देख पाया। चलिए देखते हैं तीसरा वाला जो काव्यांश है वो नागार्जुन जी ने उसमें क्या कहना चाहा है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। उस बच्चे से बोल रहे हैं कि हे बालक, हे बच्चे। मतलब मेन कहने का सार यही है कि नागार्जुन बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर मोहित हैं। तो वो उस बच्चे को बोल रहे हैं कि बालक से कि बालक तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन। मतलब मैं अपने लिए कह रहे कि मैं तो चिर प्रवासी मतलब काफी टाइम से प्रवासी मतलब बाहर ही रहता हूँ। मैं इतर में अन्य, और मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ, अपरिचित हूँ और मैं बाहर भी रहता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मतलब मुझ अतिथि से प्रिय शिशु या बच्चे तुम्हारा कोई संपर्क तो रहा नहीं। जो तुम मुझसे आकर के बात करते, तुम तो मेरे से दूर ही खड़े रहोगे और वो खड़े भी रहते हैं। कोई भी शिशु है अगर कोई अपरिचित आता है तो वो दूर से ही देखता है। अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। अब तुम्हारी जो माँ की अंगुलियां हैं वो तुम्हें मधुपर्क कराती रही, पंचामृत का पान कराती रही। मतलब मैं तो तुम्हारे लिए अपरिचित रहा क्योंकि मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा, मैं तो हमेशा बाहर रहा, और तुम्हारा संपर्क माँ से ज्यादा रहा क्योंकि माँ ने तुम्हें अपनी उंगलियों से सदा ही पंचामृत पिलाती रही। फिर देखते हो तुम इधर कनखी मार। मतलब तुम मेरी तरफ कनखियों से यानी तिरछी नजर से देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार। और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार हो जाती हैं या हमारी आंखें आपस में मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी जो ये दंतुरित छोटे छोटे निकले हुए दांतों भरी मुस्कान है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कवि यहाँ पे बहुत ज्यादा मोहित है। नए छोटे छोटे निकलने वाले जो दांत होते हैं बच्चों के, उस समय बच्चे कितने मनमोहक लगते हैं, उनकी हंसी कितनी मनमोहक लगती है। तो फ्रेंड्स ये नागार्जुन जी ने पूरा वर्णन किया था किसी छोटे बच्चे का जिसके कि नए नए दांत निकले हैं, तो वो कैसा कैसा महसूस कर रहा है कवि या नागार्जुन, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो आप लोग भी इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, और इसमें से ही आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन भी इसमें से बना सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेंगे जो फसल वाला कविता है उसको।
फसल कविता में नागार्जुन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फसल के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग चाहिए होता है, तभी फसल जो है वो उत्पन्न होती है, लहलाती ही फसल हमारे सामने आती है। और उसी को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए देखते हैं कि अपनी कविता के माध्यम से नागार्जुन ने किस तरीके से हमारे सामने फसल कविता को लाया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पे नागार्जुन कह रहे हैं कि ये जो फसल उगी है, जो फसल तैयार हुई है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से हुई है। तो यहाँ नागार्जुन कह रहे हैं कि यह एक नहीं, दो नहीं, एक या दो नदियों के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ये जो फसल है केवल एक या दो नदियों के पानी से फसल नहीं हो गई, अनेकों नदियों का पानी इसमें मिला हुआ है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ पे ये किसी एक मनुष्य या दो मनुष्य के सॉरी मनुष्यों के हाथों का काम नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों मनुष्यों के परिश्रम का फल है, मेहनत का फल है। साथ में सब मनुष्यों ने मिलकर के काम किया, करोड़ों मनुष्यों ने, तब ये फसल जो है तैयार हुई है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ये केवल एक या दो खेतों की मिट्टी का योग नहीं है कि एक या दो खेतों की मिट्टी मिल गई और फसल हो गई। इसके लिए हजार हजार तरीके की जो मिट्टियां है उनके गुण धर्म को, यहाँ लिखे ना हजार हजार खेतों की मिट्टी, हजार हजार खेतों की मिट्टियों के गुण धर्म जब मिले तब ये फसल तैयार हुई। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं दूसरा वाला फसल का कौन सा वाला भाग है। यहाँ पे नागार्जुन कह रहे हैं कि फसल क्या है। यहाँ भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर के ही फसल को तैयार करते हैं, दोनों ही तत्वों की चर्चा है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं फसल क्या है, मतलब फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है। कह रहे फसल और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, मतलब नदियों के द्वारा सिंचाई किए जाने पर ये तैयार हुई है, नदियों के पानी का जादू है जो वो फसल तैयार हुई। हाथों के स्पर्श की महिमा है, ये मनुष्यों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, जिसने इसकी सिंचाई करके, इसमें मेहनत करके अपने जो है योगदान दिया, श्रमदान दिया। और यह भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, ये भूरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें बीज बोया गया और फसल तैयार हुई। रूपांतर है सूरज की किरणों का, ये सूर्य की किरणों का रूपांतर है, मतलब उनका बदला हुआ रूप है। जब सूर्य की किरणें खेतों पर पड़ती हैं उसका जिक्र है, तभी जो है फसल हमारी अच्छी तैयार होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ये हवा की भी इसमें बात कही है कि ये हवा का भी इसमें जो है सहयोग है, जिसकी वजह से जो ये फसल है तैयार हुई है। और फसल किसी एक से नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति दोनों के ही योग से तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स ये तो आज का टॉपिक था। जैसे कि मैंने बताया था, पहला मैं आपको बता चुकी दंतरित मुस्कान, दूसरा फसल, और इसको अच्छी तरीके से समझिए, काफी सारे क्वेश्चन भी आपके इसमें बन जाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और मैं तब तक अपनी अगली वाली वीडियो की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।